नमस्कार दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनो के प्रीवियस ईयर में जो डिक्टेशन बोली गई थी ग्रेड सी के लिए, उसका अभ्यास करने वाले हैं। इस डिक्टेशन को मैंने 110 शब्द प्रति मिनट पर रिकॉर्ड किया है, थोड़ा सा सेफर साइड रहने के लिए 100 शब्द पर रिकॉर्ड ना करके 100 शब्द प्रति मिनट पर 110 शब्द प्रति मिनट पर इस डिक्टेशन को रिकॉर्ड किया गया है। एचडी वॉइस में हमारी डिक्टेशंस रहती हैं, आप सभी जानते हैं। जो वॉइस की क्लैरिटी है वो अच्छी होती है, प्लस जो शब्दों का उच्चारण है वो भी बेहतर आपको देखने को मिलता है, ताकि आप सही शब्द सुन करके उसको लिख पाएं। इस डिक्टेशन की जो आउटलाइंस हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर पहले ही डाल दी गई हैं। थोड़ा सा मॉडरेट मैटर है और स्पीड भी अच्छी रहेगी, 110 शब्द प्रति मिनट। तो पहले आप आउटलाइंस का, वाक्यांश का अभ्यास कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर डाला हुआ है मैंने, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, टेलीग्राम ग्रुप का। अगर आपको फिर भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल पाता किसी कारण से, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे दिनाक्षी शॉर्ट हैंड, तो हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन करके जो आउटलाइंस है उनका अभ्यास कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होने से पहले मैं आपको दो छोटी सी सूचनाएं हैं वो देना चाहता हूं। हमारे संस्थान द्वारा 3-4 दिन पहले ही रामधारी गुप्ता खंड 1 की सभी आउटलाइंस और वाक्यांश की ई बुक लॉन्च की गई है। बहुत मेहनत के बाद उसको फाइनलाइज करके आउटलाइंस और वाक्यांश की ई बुक जो है वो लॉन्च की गई है। काफ़ी बेहतरीन उसमें आउटलाइंस होती हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी हमारी आउटलाइंस में आपको देखने को मिलती है। अगर किसी छात्र को वो परचेज करनी हो, क्योंकि एसएससी में और लगभग हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, वो रिपोर्टर तक की तैयारी आप उससे कर सकते हैं। उसके हाफ पार्ट में मैंने आउटलाइंस लिखी हुई हैं और नीचे वाले पार्ट में, बचे हुए पार्ट में वाक्यांश लिखे हुए हैं, बराबर में आपको दिख रहा होगा। अगर किसी छात्र को चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करने के बाद मैं उसको डेमो भी भेज दूंगा, और अगर उसको चाहिए तो वो परचेज कर सकता है। इसके अलावा हमारे संस्थान द्वारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच चल रहा है, आप सभी जानते हैं। उसमें भी काफ़ी छात्र जुड़े हुए हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। एडिटोरियल देखिए इसलिए किया जाता है कि देश विदेश में जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, कोई और मैटर हो, जितने भी मैटर होते हैं, सभी की वोकैबुलरी आपके हाथ से के नीचे से निकल जाती है। तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप अनसीन डिक्टेशन को लिखने में सक्षम हो जाएं, इसलिए एडिटोरियल को किया जाता है। ये दो बैच के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसके बारे में कुछ और पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है। पहले कोशिश ये करें कि आप व्हाट्सअप करें, बहुत अधिक आवश्यक हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। हमारे चैनल पर आपको एचडी वॉइस में डिक्टेशंस प्राप्त होती हैं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जिसको आप सभी अपना प्यार देते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगी। दोस्तों, 110 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, भारत में चल रहे आर्थिक संकट के बारे में चर्चा के दौरान मैं कुछ तथ्य पेश कर रहा हूं। अप्रैल-अगस्त 2008 के दौरान हमारा निर्यात डॉलर के हिसाब से 35% बढ़ा। इस अवधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। सकल कर राजस्व अपने निर्धारित समय पर था। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र डेटाबेस से पता चला कि पूंजी व्यय के लिए एक भारी भरकम धनराशि मौजूद थी। फिर भी हम उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाली अस्थायी मंदी के लिए तैयार रहे थे। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मंदी उस समय अनिश्चितता के दौर में थी, इसलिए हमारे ऊपर इस मंदी के प्रभाव की गहराई और अवधि का सही आकलन करना कठिन था। कुछ अनुमान इंगित किया गया था कि उस वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की दर घटकर 7% रह गई थी। हमारा प्रयास रहा था कि वित्तीय संकट का नकारात्मक प्रभाव कम हो और विश्व के हालात स्थिर हो जाने पर हमारी अर्थव्यवस्था फिर से 9% की दर से आगे बढ़ी थी। माननीय सदस्यों और भारतीय लोगों से आग्रह किया गया था कि वे भारत की अर्थव्यवस्था के मौलिक स्वरूप में अपना विश्वास रखें। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मंदी की प्रत्याशा में फरवरी 2008 को प्रस्तुत बजट में सरकारी व्यय में बढ़ोतरी की थी। व्यय प्रस्तावों की उस समय कुछ हलकों में आलोचना की गई थी, किंतु यह देखकर खुशी हो रही थी कि उस समय
इस बात को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाने लगा था कि सरकारी व्यय में वृद्धि करना इस समस्या के समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह समझा जाने लगा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और अन्य कार्यक्रमों पर किया गया व्यय उस मुश्किल दौर में देश के लिए मददगार रहा था। इसके अलावा किसानों को लगभग 4 करोड़ रुपए की ऋण माफी और ऋण सहायता से देश के किसानों को बहुत लाभ मिला था और वे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हुए थे। माननीय सदस्यगण, भारत के सम्मुख पहले भी चुनौतियां आई थीं और उनका उसने मुकाबला किया था। हम मौजूदा चुनौतियों का भी सामना करने में समर्थ होंगे। भारत के सामने जब भी चुनौतियां आई हैं, भारत की जनता ने सामने आकर उन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में लिया है। भय के लिए कोई जगह नहीं है। यह समय उद्देश्य पूरक एकता और संकल्प रूपी कार्यवाही करने का है। मैं सरकार तथा अधिकारियों द्वारा किए गए उपायों के लिए इस माननीय सभा के सभी वर्गों का सहयोग चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं चाहता हूं कि अब एक महत्वाकांक्षी भारत का उदय हो रहा है। एक ऐसा भारत जहां अधिक अवसर, अधिक विकल्प, बेहतर आधारभूत संरचना तथा अधिक संरक्षा एवं सुरक्षा होगी। हमारे युवा, जो हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय धरोहर हैं, आत्मविश्वास और साहस से परिपूर्ण हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इनका जोश, इनकी ऊर्जा और इनका उद्यम भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इन आकांक्षाओं के बीच हमारे सामने आर्थिक मंदी, रोजगार सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के सृजन की चुनौतियां भी हैं। समाज हमारी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। समय पर अपेक्षित सेवाओं को प्राप्त करने तथा व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक अराजकता को लेकर भी चिंतित है। पिछला वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहा है। यूरोप में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। अधिकांश उभरते बाजारों में विकास की गति बहुत धीमी है। यह वर्ष भारत के लिए भी कठिन रहा है। वैश्विक एवं घरेलू दोनों ही कारणों से हमारा विकास प्रभावित हुआ है। हमें इन दोनों के दुष्प्रभावों का समाधान करना होगा। मेरी सरकार ने इस स्थिति की ओर ध्यान दिया और निवेश गतिविधियों को पुनर्जीवित करने तथा निवेश वातावरण को सुधारने के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान अनेक उपाय किए हैं। मेरी सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली प्रारंभ की गई है। इससे सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों तथा छात्रवृत्ति, पेंशन और मातृत्व लाभ को सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जा सकेगा। लाभार्थी अपनी आधार संख्या के माध्यम से इन लाभों को प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले समय में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के अंतर्गत मजदूरी तथा खाद्य पदार्थों एवं एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रणाली की सहायता से निधि के रिसाव को कम करने, लाखों लोगों को वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत और लाभार्थियों को बेहतर रूप से चिन्हित करने में मदद मिलेगी। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में
हमारे निर्धन नागरिकों को लाभ पहुंचाने में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में एक नई दिशा निर्धारक का कार्य करेगी, परंतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली सार्वजनिक सेवाओं का स्थान नहीं लेगी और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूरक होगी। माननीय सदस्यगण, पिछले वर्ष में समाप्त हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8% थी। इस योजना का उल्लेखनीय पहलू यह रहा कि इसमें पिछले दशक की तुलना में गरीबी में तेजी से कमी के साथ सामाजिक समावेशिता की दिशा में भी प्रगति हुई है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने हाल ही में 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंगीकार किया है, जिसमें तीव्रतर, अधिक समावेशितापूर्ण और चिरस्थायी विकास पर और अधिक बल दिया गया है। 12वीं योजना में यह माना गया है कि विकास के नतीजे हमें तभी प्राप्त होंगे जब हम कठिन निर्णय ले पाएंगे। इस योजना में केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों को समेकित करते हुए इनकी संख्या कम करने और इन्हें अधिक लचीला बनाने का प्रस्ताव है। इससे राज्यों को नए प्रयोग और नई पहल करने के लिए वांछनीय स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी। हाल में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति धीमी रही है। चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर लगभग 5% रही। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।